नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड में हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा, 21 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले का किया उद्घाटन। अग्निवीर भर्ती में शिकायत को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, कहा भर्ती के मानकों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं, पूरी जांच कराने के बाद हो चुका स्पष्ट। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक, विभागीय अधिकारियों से की गई जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा प्रदेश में चल रहा भर्ती घोटालों का विशाल रैकेट, भर्ती घोटाले ने होनहार युवाओं को किया निराश। हरिद्वार की गंगा में गणेश मूर्ति विसर्जन पर रोक, बैरागी कैंप, सती कुंड और वीआईपी घाट के पास बनाए गए अस्थायी कुंड, गंगा स्वच्छता और एनजीटी के आदेश का दिया गया हवाला। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर रहे। आपको बताएं, यहां पर उन्होंने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं और जनता ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। इधर बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही नवनिर्मित भैरव मंदिर और बागनाथ मंदिर को जोड़ने वाले नए गार्डर पुल का उद्घाटन भी किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर परिवहन डिपो का शुभारंभ किया, साथ ही 21 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गरुड़ में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजने की घोषणा की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, विधायक सुरेश गाडिया, सांसद अजय टमटा मौजूद रहे। हमारा गरुड़ बागेश्वर और कपकोट नीति सामा होते हुए जौलजीबी तक जो मार्ग मुख्यालय होते हुए जाएगा, 288 किलोमीटर का 2 लेन के काम को भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भाइयों बहनों, जहाँ एक तरफ 4 धाम ऑलपासर रोडों में पूरे उत्तराखंड के अंदर एक कोने से कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतमाला में सड़कों को अंदर से लेकर कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, सारी सीमाओं को जोड़ने का काम भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है। वहीं नया कार्यक्रम भारत सरकार ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए का नया कार्यक्रम शुरू किया है, पर्वतमाला। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती की शिकायत को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच के बाद
यह स्पष्ट हो गया है कि भर्ती के मानकों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो मानक बीते लंबे समय से सेना की भर्ती में अपनाए जा रहे थे, वही मानक अभी भी अग्निवीर भर्ती में अपनाए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पता नहीं कहां से इस बात की भ्रामकता फैली है कि मानकों में बदलाव जैसी कोई बात है, लेकिन पूरी जांच कराने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि अग्निवीर भर्ती में पूर्ण रूप से पहले लंबाई ऊंचाई को लेकर बने मानक थे, उन्हीं मानकों के आधार पर भर्ती कराई जा रही है। जैसी भर्ती आज तक होती थी वैसी ही भर्ती आज भी हो रही है, उसमें इतना भी परिवर्तन नहीं है। ये पता नहीं कैसी अफवाह आई, कैसी शंका पैदा करने की कोशिश करी, एक एक चीज देख ली हमने। अब ठीक है, मैं भी प्रथम हूँ, आप भी प्रथम हैं, आप भी प्रथम हैं, लेकिन इसमें जो मेरिट में आएगा वो आगे जाएगा। 100 में से 60% अगर हम अंक ला रहे हैं तो हम प्रथम कहलाएंगे। जिसने 100 में से 70, 65, 80 जो लिया आया वो हमारी मेरिट में आ जाएगा, वो अंदर जाएगा। और जो बाहर रहेंगे बाद में 4 साल के बाद, उनके लिए एक से एक अच्छी योजनाएं हैं। व्यापार करना चाहें, सर्विस करना चाहें, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहें तो। खबर देहरादून से है, जहां ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा सीधा लाभ पात्र लोगों को मिले, और जो हमारा महिला सशक्तिकरण की जिसकी हम बात करते हैं, और एनएलएम के माध्यम से हमारे जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, कैसे वो और मजबूत, आर्थिक रूप से और मजबूत हों। आज संबंध में आज मुझसे नीति आयोग के एडिशनल डायरेक्टर निधि पटेल से भी आज मेरी बैठक हुई थी, मेरे मुझसे मिलने आई थी। उसको हम फोकस कर रहे हैं, और सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड और गुजरात को वो देखती हैं, उनका यहाँ से एक विशेष लगाव है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत की और मां की पूजा अर्चना कर महिला समिति द्वारा आयोजित झोड़ा चांचरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंची और महिलाओं के साथ झोड़े में नृत्य भी किया। इस दौरान महिला समिति द्वारा मंत्री को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महिलाएं इतनी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं हर कार्यक्रम की सफलता की जो है वो कुंजी हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और अपनी अल्मोड़ा की संस्कृति को संजोए हुए है, वो बधाई के पात्र है। तो मुझे निश्चित रूप से आज के इस मेले में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने मंच बनाने से लेकर राजकीय मेले के रूप में आर्थिक मदद करने का काम किया है, हमारी सरकार लगातार धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करता है। उत्तराखंड में विधानसभा सहित तमाम भर्तियों के विवाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अपने फेसबुक पेज में प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हुए भर्ती घोटालों ने होनहार युवाओं को निराश किया है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में हुई भर्तियों में भी भारी घोटाला सामने आया है। इसमें तमाम नेताओं के रिश्तेदारों और संबंधियों को बड़ी संख्या में पद बांटे गए। उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का कितना विशाल रैकेट चल रहा है।
खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां किक्षा कोतवाली क्षेत्र में अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही वृद्ध महिला को चेन स्नेचरों ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक महिला कमला रावत अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच बाइक सवार दो युवक खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां किक्षा कोतवाली क्षेत्र में अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही वृद्ध महिला को चेन स्नेचरों ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक महिला कमला रावत अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच बाइक सवार दो युवक पता पूछने का बहाना बनाकर महिला को धक्का मार दिया और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। ऐसे में गंभीर घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। ऐसे में पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। लगभग 6 बजे डेली वो सुबह घर के बाहर सफाई करती हैं। वाइफ हमारी और सफाई करती हैं। वो सुबह सफाई कर रही थी, लड़के दो आए, एक ने पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी करी, जैसा कि लोग बता रहे हैं पल्सर मोटरसाइकिल थी, मुझे तो मालूम नहीं, और पल्सर खड़ी करी। दूसरा आया जी, वो कुछ पता पूछने लगा, जी हम नए हैं, ये है वो है। तब तक बोली क्या, वो गले से चैन छीन के जो है भाग गए। मैंने एक मांग रखी है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में चैन स्नेचिंग की घटनाएं अपने शहर में बढ़ रही हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और पुलिस जो है अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। उठाया मैंने, कई देखा बाइकर जो है बहुत सलेंसर से उत्पाद मचा रहे हैं, आवास विकास, पंजाबी मोहल्ला, कई जगह मैंने देखा कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी रोक लगाने की मांग की है। खबर ऋषिकेश से है, जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अभियान भी चलाई जा रहे हैं, जिसके तहत एक महिला समेत 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 14.16 ग्राम स्मैक और 172 ग्राम चरस बरामद की गई। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर काले की ढाल से सनम और राकेश नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी ओर 14 बीघे नए पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार राजवीर की तलाशी लेकर चरस बरामद की गई। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। नशे के खिलाफ एक देहरादून पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो उत्तरकाशी का रहने वाला है 172 ग्राम चरस के साथ, दूसरा एक महिला और एक लड़का है जो काले गिराल सपेरा बस्ती के रहने वाले हैं। 15 ग्राम इसमें बरामद हुई है, क्योंकि इसमें अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नशेड़ी नशा करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और बेचने वालों को भी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे में के आदी हो चुके हैं, उनकी काउंसलिंग की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां मधुबन आश्रम में श्रद्धालुओं ने राधा अष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया। आपको बताएं, इस मौके पर राधा कृष्ण का जाप लगातार चलता रहा। खास बात यह है कि इस दिन श्रद्धालुओं को राधा रानी के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। साथ ही स्वामी परमानंद दास प्रभु ने श्रद्धालुओं को राधा अष्टमी की कथा भी सुनाई। इस दौरान आश्रम में सैकड़ों साधु संतों ने भी राधा रानी के दर्शन किए और प्रसादी ग्रहण की। जैसे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, वैसे ही राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, मनाते हैं इस दिन। तो राधा रानी है कौन? राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति है। जैसे कोई भी बिना शक्ति के कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान कृष्ण श्रीमती राधा के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के प्राण हैं, उनकी आत्मा है, सर्वे सर्वा हैं। सारा जगत भगवान कृष्ण की आराधना करता है, लेकिन भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं। तो आज ही राधा रानी का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें दिन में साधु भोज होता है और शाम को 6 बजे भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक होगा, महाभिषेक होगा। उसके बाद जो है ठाकुर जी को की कथा कीर्तन और फिर रात्रि ठाकुर जी को 56 भोग लगेगा।
में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा गंगा या फिर अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गंगा स्वच्छता और एनजीटी के आदेश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया। बता दें, गणेश महोत्सव की समाप्ति के बाद प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए 3 स्थानों पर ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार में बैरागी कैंप, सती कुंड और वीआईपी घाट के पास अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। इन कुंडों में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा या अन्य नदियों में मूर्ति का विसर्जन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसे कुंड बना करके, जो कुंड बनाया अधिकारी महोदय द्वारा एक मीटिंग इस संबंध में आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया संबंधित अधिकारियों को कि जो भी प्रतिमा का विसर्जन होगा गणेश जी की, वो किसी भी नदी, गंगा जी हो अथवा अन्य कोई भी नदी, उसमें विसर्जन नहीं होगा। और इसे कुंड बना करके, जो कुंड बनाया जाएगा, कुंड में ही प्रतिमा का विसर्जन होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, तो निश्चित रूप से यदि कोई इससे विरुद्ध कार्य करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की। देहरादून जिले में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। रविवार को डेंगू के मामले सामने आए, जिसमें 5 मामले देहरादून जिले में आए। अब डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर महीने में डेंगू खतरा बरकरार रहेगा और इनके मामलों में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई और जैसे ही मानसून कमजोर होगा तो डेंगू केसेस बढ़ने लगेंगे। ऐसे में सितंबर महीने में डेंगू खतरा बना रहता है और 15 अक्टूबर के बाद डेंगू के मामलों में कमी आ सकती है। है कि आप देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा थमी है और जैसे ही मॉनसून जो है कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब ये डेंगू के केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी मौसम में गर्मी है, तो सितंबर माह में डेंगू का खतरा बराबर बना हुआ है और अक्टूबर 15 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके मामलों में कमी आएगी। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको, करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो है आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास 125 बेड जो हैं सरकारी चिकित्सालयों में हैं। और हमारी जो टीम है जिला मलेरिया अधिकारी की और साथ में नगर निगम की, ये लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं। रुद्रपुर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित लाना और ले जाना स्कूल प्रबंधन एवं संचालकों का दायित्व है और सभी प्रबंधक एवं संचालक सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइन को भली भांति समझ लें। उन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि से निर्देशित करते हुए कहा कि जिन वाहनों की अभी तक फिटनेस नहीं हुई है, 1 सप्ताह के भीतर फिटनेस कराना सुनिश्चित करें और बसों के ड्राइवर, कंडक्टर सहित सभी स्टाफ का पुलिस सत्यापन जरूर कराएं। हाँ, जनपद के विभिन्न विद्यालय जो बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को लाते हैं और ले जाते हैं, उसके संबंध में गाइडलाइंस आई हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन गाइडलाइंस को हमने इनके साथ शेयर किया है और इनसे कहा है कि जो भी गाइडलाइंस है उसका संपूर्ण पालन करें, ताकि बच्चे सुरक्षित विद्यालय जाएँ और पढ़ने के बाद सुरक्षित वापस घर पर पहुँचें। सामान्यतः जो मेन इनकी दिक्कत देखने में आई है कि जो भी बसेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कईयों की फिटनेस नहीं है और कई जगह बसेस ओवरलोड ये कैरी करते हैं। तो इनको कहा गया है कि बसों में उतने ही बच्चे रखें जितनी की सीटिंग कैपेसिटी है, कोई ओवरलोडिंग ना करें और जहाँ पे स्थान है वहाँ पे सड़क से किनारे निकाल कर बसों को रोकें और वहीं पे बच्चों को चढ़ाएं और उतारें।
रुड़की की गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास एक पार्टी के नेता द्वारा एक व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि नेता के द्वारा भवन का नक्शा तो पास करा लिया गया है, लेकिन बिना अनुमति के काली पन्नी लगाकर बेसमेंट बना लिया गया है, जिसकी शिकायत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से भी की गई है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद भवन का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। निर्माण के बाहर अभी भी काली पन्नी लगाई गई है, जो यह बताती है कि निर्माण कार्य चोरी से किया जा रहा है। जिसके बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के एई डीएस रावत ने बताया कि भवन का मानचित्र पास कराया गया है और बेसमेंट को लेकर जांच चल रही है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उसका मानचित्र स्वीकृत है और अभी जो उसकी पहली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के दौरान जो है परीक्षण करके मानचित्र दिया गया है, उसका परीक्षण के लिए जेई को दिया गया है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। मुनि की रेती के कैलाश गेट क्षेत्र में 1.5 दर्जन से अधिक घरों की छत पर बिजली की हाई टेंशन लाइन लटक रही है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक 11 वर्षीय बालक की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। यूपीसीएल ने हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए 2.80 लाख का बजट बनाया है, जिसमें 84,000 विधायक निधि से भी विभाग को मिल चुके हैं। फिर भी अभी तक विभाग ने हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। जो ये हाई टेंशन लाइन है, मैंने इसके अगेंस्ट में एक आरटीआई लगाई थी, क्योंकि इसमें 2019 में एक 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उनको सुनने में आया था कि कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं था उन्होंने दिया, ना ये तार हटवाई उन्होंने दुर्घटना घटने के बाद भी। तो अभी मैंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें उनसे जवाब मांगा था कि जो कंपनसेशन दिया है बच्चे को, दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितना दिया है। बट उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया मेरे पास। फिर मैंने अपील की है नई टिहरी में, तो नई टिहरी से भी कोई जवाब नहीं आया। तो सुनने में उन्होंने मुझे वर्बली ये बताया कि अभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अब इसको कंपनसेशन दिलाएंगे, कि हमारा भी इलेक्ट्रिकल जो ऑफिसर आएगा और उसके बाद इसका सर्वे करने के बाद वो करेंगे। और हमने आरटीआई लगाई थी कि इसमें पैसा जो है रिलीज़ हुआ था विधायक निधि से, 84,000 रुपये जो रिलीज़ हुए थे। बाकायदा विद्युत विभाग ने इसका एक एस्टिमेट बना के तैयार किया था, बट वो भी डिपार्टमेंट ने पैसा आने के बावजूद भी 2 साल हो गए उस पैसे को आए हुए और अभी तक वो तार भी नहीं हटाई है। 3 साल पहले हुआ था, वो बच्चा छत में खेल रहा था और एकदम से तार में चिपक गया, वहाँ झुलस के वहीं तुरंत वहीं खत्म हो गया। वो कौन था बच्चा? वो बच्चा मेरी बहन का बच्चा था। कितने साल का? वो 13 साल का था। ये तार आपकी छत के ऊपर से जा रही है? हाँ जी, हमारी छत के ऊपर से जा रही है। कितनी दिक्कतें होती हैं और इससे? बहुत दिक्कतें होती है सर, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कपड़े बच्चे डाल नहीं सकते, मतलब हम कितनी चीज़ों की हमको दिक्कत है, मतलब डर के मारे अब इतनी हाई पावर की तार है, वो कुछ कर नहीं सकते हम अपने छत में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।